नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 19 जून। तो 19 जून दिन शुक्रवार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे लिए, हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि श्रम मंत्रालय यानी कि श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार नीति को फास्ट ट्रैक करेगा। फास्ट ट्रैक करने का मतलब ये हुआ कि जो रोजगार देने की प्रक्रिया है उसको और तेज करेगा। इसके अनुसार क्या होगा, एक बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से रोजगारों में वृद्धि की जा सके, रोजगार में सृजन किया जा सके। और नीति में हर साल यानी कि प्रत्येक साल 5 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल को और रोजगार देने की बात कही जाएगी। यानी कि प्रत्येक साल 5 मिलियन जो रोजगार और होंगे वो सृजित किए जाएंगे अलग तरीके से। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के कारण, बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकल करके कहाँ आ रही हैं, इंडिया आ रही हैं। तो इंडिया में जब आएंगी तो इंडिया सरकार ने साफ साफ निर्देश दे रखे हैं कि इन सारी कंपनियों को लोकल क्षेत्रों में लगाया जाए, जिससे कि रोजगार के जो सीधे साधन हो पाएँ, लोकल के लोग उठा पाएँ। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोजगार नीति को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया है। तो इतनी बात आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने पर काम कर रही है। देखिए ये क्या है, ये स्पिरिचुअल सेंटर है, एक आध्यात्मिक केंद्र है राधा स्वामी का, और इसको क्या करने का काम कर रहे हैं, कोविड-19 की देखभाल सुविधा के रूप में बदलने का काम कर रही है। कौन? दिल्ली सरकार। अगर मैं बात करूं इस आध्यात्मिक केंद्र के बारे में, स्पिरिचुअल सेंटर के बारे में, तो यह 22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। और अगर ये जब बन जाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा होगी इसके पास। यानी कि 10,000 बेड इसके केवल एक सेंटर के पास होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा केंद्र के रूप में बनके उभरेगा कौन? राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, यानी कि आध्यात्मिक केंद्र बनकर आएगा दिल्ली सरकार की अगुवाई में। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार इसका काम करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सरकार की जांचें बड़ा महंगी थी, 4500 के आसपास थी कोविड-19 की, लेकिन वर्तमान में अभी 2500 के आसपास जांच उपलब्ध होगी, जब से अमित शाह जी ने इसका निर्णय लिया है कि अब इसकी देखरेख या कार्यप्रणाली अपने हाथों में लेंगे। ठीक है, तो खैर देखते हैं सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये आप दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को हाल ही में कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में चाइना के 52 संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को सूची जारी करी है, और इस सूची में कहा गया है कि ऐसे मोबाइल ऐप शामिल हैं जो को भारत के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस जो भारत में बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं उनकी संख्या है 52। और ये ऐप्स यूजर के डेटा को असुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं, यानी कि मनमाने तरीके से काम करते हैं एक यूज़र के साथ में। और ये बिल्कुल प्राइवेसी के दृष्टिकोण से भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि आपकी प्राइवेसी को खतरा है। तो कौन कौन से वो एप्लीकेशन है वो बाकायदा हमारी भारत की खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है। तो ये आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे एक एक मेंशन करके रखा है कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो 360 सिक्योरिटी हो, चाहे आप इस ब्राउज़र हो, चाहे बाइडू मैप हो, चाहे बाइडू ट्रांसलेट हो, या ब्यूटी प्लस हो, बीगो लाइव। खासतौर पर इंडियंस यूज करते हैं टिकटॉक, हालांकि अभी टिकटॉक इस सूची में नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन है तो सब ध्यान रखिएगा। DU बैटरी सेवर, DU रिकॉर्डर, सब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, और इन सब के आपका डेटा पूरी तरीके से चोरी हो सकता है। तो इसलिए चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो चाइना से रिलेट करते हैं, या आपके फ़ोन में ऐसे कोई एप्लीकेशन है तो प्रयास करें अनइंस्टॉल करने का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में भारत के चौथे बड़े सबसे पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, कौन सा चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? पद्मश्री, इसको देने की पेशकश करी है। कौन, किसके लिए? तो पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन के लिए। ये ऐसे भारतीय कप्तान थे जिन्होंने 79 से अधिक मैचों में 40 गोल किए हैं, और इन्हें ऑलरेडी 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। 1993, 97, 1999 सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, चौथा बड़ा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, तो 3 ये रहे। नंबर 1 पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, नंबर 3 पर पद्म भूषण, नंबर 4 पर कौन आ जाएगा? पद्मश्री। मैं बता दूं आपको, अभी हाल ही में वर्तमान में भारत के जो फुटबॉल कप्तान हैं वो हैं बाईचुंग भूटिया जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन है कप्तान IM विजयन? ठीक है, इनका क्या कार्यकाल रहा है, तो ये सारी याद रखिएगा। कब इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और किस पुरस्कार की मांग हो रही है, कौन मांग कर रहा है। अच्छा, आप यहाँ से एक प्रश्न बताइएगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है कि 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC, ठीक है, का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अस्थायी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 सालों के इनका कार्यकाल होगा, अस्थायी रूप से मान्यता नहीं मिल रही है। भारत बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहा है स्थायी सदस्य होने के लिए, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हो पाया है भारत। ठीक है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर।
तो भारत कितने मतों से चुना गया है अस्थायी सदस्य, तो ये याद रखिएगा कि भारत 192 वैलिड मतों में से 184 यानी कि 184 वोट हासिल करने में सफल रहा और तुरंत वो क्या बन गया, अस्थायी सदस्य बन गया। जो यूएनएससी होता है उसकी 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत को चुना गया है, यानी कि जो 15 सदस्य होते हैं टोटल यूएनएससी में, उनमें से जो 15 सदस्यों में से जो भारत को चुना गया है वो एशिया प्रशांत रीजन से चुना गया है। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन से चुना गया है। भारत 2021-22 तक की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। इसके अलावा जो कार्यकाल होगा भारत का वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। या 8वीं यूनिवर्सिटी का अस्थायी सदस्य चुना गया है वर्तमान में भारत। इसके अलावा 1950 से 51, 67 से 68, 72 से 73, 78, 84 से 85, 1991 से 92 तक और 2011 से 12 तक यूनिवर्सिटी का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है भारत इससे पूर्व भी। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखिएगा, भारत के साथ और कौन कौन से देश चुने गए अस्थायी सदस्य के रूप में, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, ये 3 देश और साथ साथ में चुने गए हैं भारत के अलावा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अस्थायी। अब मैं बात करता हूँ सदस्यों की, तो 15 सदस्य टोटल होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें 5 स्थायी होते हैं। स्थायी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना, ये कैसे हैं, स्थायी सदस्य हैं, आप याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से मुझे बताइए यूएनएससी की स्थापना कब हुई। ठीक है, यूएनएससी की स्थापना कब हुई, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, मैंने आपको ज़्यादा प्रश्न आज नहीं दिए हैं, तो 2 ही प्रश्न मुझे बताइएगा, यूएनएससी की स्थापना कब हुई। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो हुई वो कब हुई। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, आप सब याद रखिएगा। जो भी आपको दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं बहुत कम समय में प्रयास करता हूँ आपको पूरी जानकारी इसमें मिल पाए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।